Good morning, students. Today we are going to start our new lecture, lecture 3rd. In this lecture, we will discuss about Newton's second law of motion. In previous lecture, we see that first law of motion. First law of motion क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में देन रेस्ट में रहेगा, मोशन में देन मोशन में रहेगा, अनटिल कब तक, जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते तब तक वो रेस्ट या मोशन में रहना चाहता है। ओके, तो उसके बाद हमने फिर इनर्शिया देखा था कि इनर्शिया क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनेबिलिटी, अयोग्यता होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। उसके लिए हमने इनर्शिया को मास से रेट किया था कि जो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम का। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। हमारे पास दो बॉल है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये बॉल हमारे पास ये बॉल है क्रिकेट, क्रिकेट बॉल। सेकंड वाली है टेनिस बॉल, ओके, टेनिस बॉल। तो हमें जो क्रिकेट बॉल है उसका साइज़ बड़ा होता है, टेनिस बॉल का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो दोनों बॉल है वो सेम स्पीड से चल रही है, इनकी दोनों की जो स्पीड क्या है, सेम है, सेम स्पीड, दोनों बॉल सेम स्पीड से चल रही है। तो देखो दोनों बॉल सेम स्पीड से चल रही है, तो अगर हमें दोनों बॉल को रोकना है, ठीक है, तो किस बॉल पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो चीज़ हमें देखनी है। देखो तो अगर यहाँ पे देखें तो ये छोटी बॉल है, तो इसको रोकने के लिए अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दें तभी रुक जाएगी। और यहाँ पे ये बड़ी वाली क्रिकेट बॉल को देखते हैं, तो इसको रोकने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। या कुछ एक अलग वे से एक एग्जांपल मान सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक ट्रक आ रहा है, सेकंड है एक कार चल रही है, ठीक है। तो दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो किसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट में। ऑफ कोर्स ट्रक के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो मास है वो क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चला कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। वन थिंग कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग देखो, अगर हम यहाँ पे सेकंड केस लगाएं, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 क्रिकेट बॉल है, ओके। एक क्रिकेट बॉल ये हो गई, एक क्रिकेट बॉल ये हो गई, ठीक है। अब दोनों का जो मास है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो मास अलग था, मास सेम मास सेम है, बट इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या डिफरेंट है। इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या है, फास्ट है, और इसकी जो स्पीड है वो क्या है, लो है, ठीक है, या स्लो, इसकी स्पीड स्लो है, बट मास क्या है, सेम है। तो देखो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये फास्टली चल रही है, ये क्या चल रही है, स्लोली चल रही है, मास सेम है। तो मुझे इन दोनों बॉल को रोकना है, तो मुझे रोकने के लिए इसके अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, ये वाला स्लो चल रहा है, तो किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये फास्ट चल रही है तो इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। इसका एग्जांपल एक सिंपल वे से मान सकते हैं कि हमारे पास 2 कार है, ठीक है, दोनों कार रोड के ऊपर चल रही है। एक कार स्लोली चल रही है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, एक कार फास्टली चल रही है। तो दोनों कारों को हमें रोकना है, तो किस कार पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो ऑफ कोर्स हमें जो जिस कार की स्पीड तेज़ है, फास्ट है, उस कार पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, तभी वो रुक पाएगी, ओके। और स्लो वाले को तो आराम से हम रोक सकते हैं कम फोर्स अप्लाई करके भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड थिंग, अगर मास सेम है तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसके अपोजिट हमें उतना ज़्यादा क्या करना पड़ता है,
फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स टू स्टॉप ए पोल। ठीक है, तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आई है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तब भी हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, वेलोसिटी ज़्यादा है देन तब भी फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के जो न्यू कॉन्सेप्ट बना है वो है मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम है मीन्स कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है एंड मास पे भी डिपेंड कर रही है। उस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया मोमेंटम। तो अगर यहाँ पे हम मोमेंटम की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि हमारे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास हो है, ठीक है, और वो कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स कुछ मोमेंटम होगा। देखो वैसे हम यहाँ पे देखा जाए तो मोमेंटम से हमें पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू मोशन, इट मीन्स मोमेंट। देखो यहाँ पे पेन का क्या है, मोमेंट है। तो अगर यहाँ पे पेन मोमेंट कर रहा है तो इट मीन्स पेन का कुछ मास होगा, और देखो मोमेंट करने का मीनिंग क्या है कि इसकी कुछ वेलोसिटी है। ओके, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑफकोर्स उसके अंदर मोमेंटम होगा। ठीक है, मोमेंटम के लिए मास एंड वेलोसिटी का होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हो गया मोमेंटम। क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर इसको हम एज ए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, हेयर पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, मास क्या है यहाँ पे, एम क्या है, मास, और यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इफ बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, जीरो हो गई, देन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बॉडी का मोशन में होना जरूरी है, तभी उसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, देन ऑफ कोर्स इट मीन्स जो पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोमेंटम भी तो उधर ही हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी देन जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट मोमेंटम की यूनिट देख लेते हैं कि कोई भी मैग्नीट्यूड है उसके पीछे क्या यूनिट हो जिससे हम पहचान जाए कि ये मोमेंटम है। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये यूनिट हो गई। तो ये यूनिट हमें देखनी है। फर्स्टली हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, मल्टीप्लाई वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ से हम मोमेंटम की यूनिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, मोमेंटम की। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ वेलोसिटी है, उसमें कुछ हमें ऐसा दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ इस वे से लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, मोमेंटम है। उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमें दिया हुआ है। बेसिकली हम मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। मोमेंटम के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो कराटे किड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आइस क्यूब की जो स्लाइस होती है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्लाइस दिख रही है आइस क्यूब की, वो क्या करता है, इन स्लाइस को आराम से तोड़ सकता है, क्योंकि उसे पता है या हमें पता है कि जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ऑफकोर्स उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या करता है, हैंड को हाई वेलोसिटी के साथ वो लेके आता है। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी के साथ लेके आएगा, देन उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो उतना ज़्यादा फोर्स लगने से क्या होगा कि वो जो स्लाइस है आइस की वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने काफ़ी बार देखा है कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते वक्त जब जैसे हमारे पास बॉल की कैच आती है तो बॉल को क्या करते हैं, कैच लेने के बाद हम क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं पीछे की तरफ, ताकि हमारे हाथों पे फोर्स कम लग पाए। कि जैसे कुछ वेलोसिटी से बॉल आ रही है हमारे हैंड पे और वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे लेके जाएं। तो इट मीन्स हम वहाँ पे बॉल को ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स देखो बॉल आई, बॉल को पीछे लेके गए, तो कुछ टाइम लगा है ना हमारे बॉल को हमारे हैंड में आने के लिए।
तो बॉल को हम जितना ज़्यादा टाइम देते हैं उतना फोर्स हमें कम लगता है, हमारे हैंड पे कम लग पाती है। अगर हम बॉल आ रही है सीधा ऐसे ही कैच करते हैं देन हमारे बॉल पे हाथ पे ज़्यादा तेज़ लगेगी। अगर बॉल आती है देन हम उसको थोड़ा पीछे लेके आते हैं अपने हैंड को, तब हमें बॉल कम लगती है। इट मीन्स जो बॉल का जो फोर्स है वो कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आने इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम लेता है उस ऑब्जेक्ट का उतना ही कम फोर्स लगता है, ठीक है। और जितना कम टाइम में उस ऑब्जेक्ट को अगर हम कैच करते हैं देन उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब बेसिकली इन सेकंड लॉ न्यूटन ने जो सेकंड लॉ में क्या कहा है कि जो मोमेंटम और फोर्स है उनके बीच में रिलेशन बताया है कि कभी भी अगर मोमेंटम में चेंज आता है दैट मीन्स जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ उसी को क्या बोल दिया? फोर्स बोल दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन में क्या कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जो मोमेंटम में चेंज आता है ना ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, ठीक है, कि जो फोर्स अप्लाइड है जिस बॉडी के ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाइड किया है वो इक्वल होगा उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आने के, ठीक है। मोमेंटम में जो चेंज आने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में मोमेंटम है, कोई बॉडी है उसका P1 है, फाइनल मोमेंटम P2 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग और फाइनल, तो यहाँ पे देखो यहाँ P1 है यहाँ पे P2 है, तो मोमेंटम में जो चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, कितना चेंज आया है, तो ये हो जाता है चेंज इन मोमेंटम। देखो यहाँ पे डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बनाया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मीन्स टाइम, टाइम का जो चेंज होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय रेट, रेट यहाँ पे टाइम है तो डिवाइडेड बाय टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यहाँ पे जो ये साइन दिखा हुआ है किसका साइन है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है इसका मीनिंग? अगर ये चीज़ बढ़ती है देन ये चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है स्टार्टिंग में, ठीक है, उस बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमने क्या मान ली कितनी है? u है, ठीक है। और मास क्या है उस ऑब्जेक्ट का, बॉडी का? m है। अब क्या किया है हमने? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो चेंज कभी नहीं होता, वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, तो क्या हो जाएगी? m u। अच्छा अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम देखना चाहें, देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ऑफकोर्स फाइनल मोमेंटम होगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, तो क्या हो जाएगा? ये m v। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। देखो फाइनल मोमेंटम पता है, इनिशियल मोमेंटम पता है, अगर चेंज निकालना है तो क्या कर देंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी u थी, यहाँ पे v है, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ टाइम तो लगा होगा, तो टाइम लेट अस सपोज हमने क्या मान लिया? t टाइम लगा है, ओके। तो देखो हमें चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, डिवाइडेड बाय टाइम भी पता चल गया कि इतना टाइम लगा है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग दिस डाटा की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना है? एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमने कितना मान लिया? टी मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए हम कोई एक कांस्टेंट लेते के, ठीक है, ये के को यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो
m यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो m मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये k क्या है, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो कांस्टेंट है इसकी लास्ट में हम वैल्यू मान लेते हैं कि जो k की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मान ली, 1 मान ली, तो फोर्स क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ पे मास, और ये क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या आ गया, मास टाइम एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स हो गया हमारे पास, तो फोर्स का फॉर्मूला निकल आया यहाँ पे कि फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम जितना ज़्यादा उसका मास होगा तो उतना ही क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या जितना ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास है तो हमें उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी क्या कर रहा है, मोशन में हो रहा है। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ज़्यादा वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। इट मीन्स जितना ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे चल रही है, तो हम इसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ये उतनी स्पीड से यहाँ से निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ रिलेट हो रही है कि जो मास है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है वो मोस्टली कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। जैसे हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तब मान लो सेकंड लॉ मोशन कैसे यूज होता है, हमें पता है फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है। तो अगर यहाँ से हम देखें कि जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ऊपर होता है देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे होता है तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मीनिंग क्या है कि अगर टाइम इंक्रीज होता है, टाइम की वैल्यू बढ़ती है, देन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है देन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इनवर्सली होता है एक का अपोजिट, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है देन दूसरी भी बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, तो कैचिंग ए क्रिकेट बॉल में क्या है कि जैसे हम बॉल को कैच करते हैं, तो बॉल को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे लेके जा रहे हैं, तो हैंड को पीछे लेके जा रहे थे, इट मीन्स हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं बॉल को कैच करने के लिए। तो ऑफकोर्स अगर बॉल को कैच करने के लिए टाइम ज़्यादा ले रहे हैं देन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, बॉल को ज़्यादा टाइम देते हैं कैच करने के लिए, तो बॉल को ज़्यादा टाइम देंगे देन फोर्स हमें कम लगेगा, इट मीन्स हमारे हाथों में हर्ट कम होगा। ओके, तो यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ से हमें इस चीज़ का पता चल गया। नेक्स्ट, द केस ऑफ हाई जंपर। जो एथलेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई स्पीड में आते हैं, स्पीड में आने के बाद जंप करते हैं। तो देखो जैसे वो जंप करते हैं तो नीचे जो नीचे वाला जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होता है, रेतीला सरफेस होता है, सैंड है जो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, इट मीन्स एक ढेर सा बना होता है रेत का। तो वो रेत का ढेर क्यों बनाया जाता है, ताकि उनको कम लग पाए। कम लगने का मीनिंग है कि जैसे ही वो जंप करके उस रेत के अंदर जाएंगे तो क्या होंगे, जो हमारे पैर है वो रेत के अंदर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या है कि टाइम लग रहा है, जब हम सरफेस से स्ट्राइक हो गए तो स्ट्राइक होने के बाद हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो पैर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स कि पैर को अंदर तक जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है। तो टाइम जितना ज़्यादा लेंगे हम, फोर्स उतना ही कम लगेगा अपोजिट, इट मीन्स हमारे पैरों में फिर वो उसकी वजह से कम लग पाती है। तो ये जो बेसिक से एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।